चलिए एक ऐसे खुफिया सैन्य ऑपरेशन की कहानी में उतरते हैं जिसने दुनिया को चौंका दिया था। आज हम इस पूरी कहानी को परत दर परत समझेंगे। तारीख है 3 जनवरी 2026। जगह है वेनेजुएला की राजधानी कराकास और घड़ी में सुबह के 2 बज रहे हैं। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन ये कोई आम रात नहीं है। असल में एक साइबर हमले ने पूरे शहर की बिजली काट दी है। ज्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनके देश पर एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है। और इसी अंधेरे का फायदा उठाकर अमेरिकी डेल्टा फोर्स के कमांडो हेलीकॉप्टर से सीधे राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के घर की छत पर उतरते हैं। इस बीच हजारों मील दूर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे। बाद में उन्होंने कहा थी, यह बिल्कुल एक टीवी शो देखने जैसा था। ये आधुनिक इतिहास के सबसे चौंकाने वाले सैन्य अभियानों में से एक था। पर सवाल तो ये है कि आखिर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश ने एक संप्रभु देश के चुने हुए राष्ट्रपति का अपहरण करने जैसा कदम क्यों उठाया? इस मिशन का कोड नेम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे अंजाम दिया गया। देखिए, ये ऑपरेशन कोई अचानक से नहीं हुआ था। इसके पीछे महीनों की प्लानिंग थी। अगस्त 2025 में CIA के एक टीम को खुफिया तौर पर वेनेजुएला भेजा गया, जिनका काम था मादुरो की हर हरकत पर नजर रखना। फिर नवंबर में खुद ट्रंप ने मादुरो को फोन पर सत्ता छोड़ने का अल्टीमेटम दिया। दिसंबर तक तो डेल्टा फोर्स केंटकी में मादुरो के घर की एक हूबहू कॉपी पर हमले की रिहर्सल कर रही थी। और आखिर में 2 जनवरी को ऑपरेशन के लिए फाइनल गो अहेड दे दिया गया। और फिर एक्शन शुरू हुआ। ठीक रात 2:01 पर हेलीकॉप्टर कंपाउंड में उतरे। कमांडो बिजली की तेजी से इमारत में दाखिल हुए। धमाकों के आवाज से मादुरो की नींद खुली और उन्होंने अपने स्टील के बने सेफ रूम की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया। आप सोचिए, इमारत में घुसने के सिर्फ 5 मिनट के अंदर वेनेजुएला के राष्ट्रपति अमेरिकी सेना की गिरफ्त में थे। अब जब ये खबर दुनिया के सामने आई तो अमेरिकी सरकार को अपनी इस असाधारण कार्रवाई के लिए कोई ना कोई वजह तो बतानी ही थी। तो उन्होंने एक आधिकारिक कारण पेश किया। मादुरो पर नार्को टेररिज्म का आरोप लगाया गया। ऑफिशियल स्टेटमेंट ये था कि मादुरो 1999 से ही अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करों की मदद कर रहे थे ताकि अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी की जा सके। ये वाकई एक बहुत गंभीर आरोप था। ये आरोप सुनने में तो बहुत संगीन लगते हैं, है ना? पर क्या वाकई ड्रग्स को रोकना ही इस पूरे मिलिट्री ऑपरेशन का असली मकसद था, या फिर कहानी कुछ और थी? कई विशेषज्ञों और आलोचकों का मानना है कि इस पूरी कार्रवाई के पीछे का असली कारण ड्रग्स नहीं बल्कि तेल था। अब इस स्लाइड पर जरा नजर डालिए, ये वाकई दिलचस्प है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित कच्चा तेल का भंडार है, लगभग 303 बिलियन बैरल। जी हां, ये सऊदी अरब और अमेरिका से भी ज्यादा है। सच तो यह है कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तेल का ये खेल कोई नई बात नहीं है। ये तो एक सदी पुरानी कहानी है। सोचिए, 1970 के दशक तक अमेरिका की ज्यादातर रिफाइनरियां खास तौर पर वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल को प्रोसेस करने के लिए ही बनी थीं। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। 1999 में सत्ता में आए ह्यूगो चावेज ने 2001 में तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया और अमेरिकी कंपनियों को देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और ये बात इस पूरी कहानी को जबरदस्त तरीके से बयां करती है। रेड के ठीक अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यह अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी थी। उन्होंने हमसे तेल छीन लिया। वेनेजुएला ने जब अपने ही संसाधनों पर नियंत्रण किया तो उसे चोरी कहा गया। अच्छा, चलिए एक बार फिर से ड्रग्स वाले तर्क पर वापस आते हैं। आंकड़े तो कुछ और ही कहानी बताते हैं। देखिए, वेनेजुएला से हर साल लगभग 200 से 250 मीट्रिक टन कोकेन गुजरती है और इसका बड़ा हिस्सा अमेरिका नहीं बल्कि यूरोप जाता है। वहीं दूसरी तरफ ग्वाटेमाला और मेक्सिको से 1400 मीट्रिक टन से भी ज्यादा कोकीन सीधे अमेरिका पहुंचती है। तो सोचने वाली बात है, अगर ड्रग्स ही असली वजह थी तो निशाना वेनेजुएला क्यों? इस ऑपरेशन ने सिर्फ नैतिक सवाल ही नहीं खड़े किए, बल्कि इसकी कानूनी वैधता पर भी एक बहुत गंभीर बहस छेड़ दी है। देखिए, अमेरिकी संविधान के मुताबिक युद्ध छेड़ने के लिए राष्ट्रपति को कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद की मंजूरी लेनी होती है। 2003 में इराक पर हमले से पहले राष्ट्रपति बुश ने यह मंजूरी ली थी, लेकिन ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले के लिए कांग्रेस से कोई मंजूरी नहीं ली। इस रेड ने सिर्फ अमेरिकी संविधान ही नहीं बल्कि UN चार्टर का भी उल्लंघन किया, जो किसी भी देश को दूसरे देश पर सैन्य हमला करने से साफ तौर पर रोकता है।
अब ट्रंप प्रशासन की दलील ये थी कि यह कोई युद्ध नहीं था, बल्कि एक कानून लागू करने वाली कार्रवाई थी। लेकिन जरा सोचिए, क्या किसी एक कथित ड्रग तस्कर को पकड़ने के लिए 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, साइबर अटैक और मिलिट्री कमांडोज की जरूरत पड़ती है? इस घटना के बाद दुनिया भर में यह सवाल उठने लगा है कि क्या ये एक नई तरह की विश्व व्यवस्था की शुरुआत है? ब्राजील, चीन, रूस और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी इस कदम की कड़ी निंदा की। कई लोगों ने तो इसे न्यू एज कॉलोनियलिज्म यानी नए जमाने का उपनिवेशवाद तक कह दिया। लेकिन अमेरिकी प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कोलंबिया और मेक्सिको जैसे देशों के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई की धमकी दी। ये घटना इस सोच को और पुख्ता करती है कि दुनिया के नियम शायद सिर्फ कमजोरों के लिए हैं। शक्तिशाली देश ये मानते हैं कि वे नियम बना तो सकते हैं, लेकिन उन्हें मानने के लिए वो मजबूर नहीं हैं। और यही रवैया वैश्विक स्थिरता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो आखिर में सबसे अहम सवाल यही है कि जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश खुद ही नियमों को तोड़ने लगें, तो उन्हें जवाबदेह ठहराने की जिम्मेदारी किसकी है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई सालों तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करता रहेगा।